हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चलते चलते ब्लॉग और मैं हूं आपका अपना उसामा। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं घर से निकलता हूं, उसके बाद फिर हॉस्पिटल पहुंचता हूं और फिर वहां पे मेरा दिन कैसा चलता है। तो उसी का एक छोटा सा झलक आज मैं दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों, मुझे मिल गया है एक टोटो जिसमें मैं बैठा हूं। बैठने के बाद में मैं जा रहा हूं और वो टोटो वाला स्कूल के बच्चों को छोड़ने के लिए भी आ गया है। स्कूल रास्ते में एक स्कूल है, उसी में उसको एक बच्चे को भी छोड़ना है, तो वहाँ भी वो छोड़ रहा है। उसके बाद छोड़ के देखिए आगे बढ़ गया है रास्ते से। और यहाँ पे स्कूल के बच्चे आ ही रहे हैं, कुछ कुछ पैदल जा रहे हैं। और मैं पहुँच गया हूँ एक स्टैंड पे जहाँ से मुझे गाड़ी मिलती है। यहाँ पे हम 3 आदमी चढ़ते हैं उस गाड़ी में। और उसके बाद में फिर वहाँ पे कुछ लोग बैठे भी रहते हैं गाड़ी के अंदर पहले से। तो हम शाहिद भाई और अरमान तीनों आदमी गाड़ी का वेट कर रहे हैं कि गाड़ी जितनी जल्दी आ जाए उतनी जल्दी हम गाड़ी में बैठेंगे और हम लोग अपने हॉस्पिटल की तरफ पहुँचेंगे। लेकिन हॉस्पिटल सिर्फ मैं जाता हूँ, बाकी के लोग कहीं और जाते हैं। तो ये फाइनली हमारी गाड़ी आ रही है, पीछे से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम लोगों की गाड़ी आ गई है और हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं। और मेरे पास में बैग था, उस बैग को मैंने खोल करके किनारे पे रख दिया, क्योंकि वो लद करके बैठने में थोड़ा सा दिक्कत होता है बैग अगर पीछे में लगा हुआ हो तो। और मेरे पीछे हुए जो बैठे हुए हैं वो अंकल हैं, वो भी बहुत दूर से आते हैं। वो ग्रेटर नोएडा की किसी कंपनी में जॉब करते हैं। और उसके बगल में अरमान बैठा हुआ है। तो अब मैं पहुंच गया हूँ कालिंदी कुंज। कालिंदी कुंज से एक और लोग जाते हैं हमारे साथ में। तो अब हम लोग उनको बैठाएंगे। बैठाने के बाद में मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, जब मॉर्निंग में ठंड का मौसम में सुबह सुबह होता है और सूर्योदय थोड़ा सा लेट से होता है, जैसे कि 6:30 पौने 7 बजे, तो कितना खूबसूरत लग रहा है ये व्यू। नीचे पानी है यमुना नदी का। तो अब मैं पहुंच गया हूँ ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। और यहाँ पे जो जितना कोहरापन दिखाई दे रहा है, आपको देख सकते हैं बाहर की तरफ। बाहर अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुहासा है, कभी कभी लगता है फॉग है, कभी कभी तो कुछ लोग बोल रहे थे पीछे बैठे हुए कि ये तो पॉल्यूटेड एयर है। तो पता नहीं क्या है, बट बहुत ही ज़्यादा कुहासा लग रहा था, मानो कि दिसंबर के टाइम में जैसा फॉग होता है वैसा ही। थोड़ा सा नज़दीक वाली चीज़ें भी बहुत क्लियर से दिखाई भी नहीं दे रहा था। और जब मैंने चचा से पूछा, बताइए चचा क्या है, तो चचा बोले कि मैं तो कुछ बोलूँगा ही नहीं, ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उनको फाइंड आउट करने के लिए कोई चीज़ भी नहीं था उनके पास में। तो इसी तरीके से अब हम लोग पहुँचने वाले हैं नॉलेज पार्क 2। नॉलेज पार्क 2 एक मेट्रो स्टेशन है जहाँ पे हम लोग उतरते हैं अपने हॉस्पिटल जाने के लिए। वहाँ से कुछ दूर पैदल जाना होता है। और ये जो सामने कट देख रहे हैं, वो जो कट है वो आगरा एक्सप्रेसवे, जहाँ से हम आगरा की तरफ जो गाड़ी जाती है वो यहीं से कट हो जाती है ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से आगरा की तरफ जाने के लिए। चलते ही चलते सारे लोगों से बातचीत करते करते कैसा लग रहा था, चलो हमारे स्टॉपेज का पहला पड़ाव लगता है आ गया है। और जैसे मुझे नॉलेज पार्क 2 का बोर्ड दिखा, मैं अपना सीट बेल्ट खोल करके तैयार हो गया कि चलो अब उतरने में लेट ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर गाड़ी रोकने से पुलिस वाले आ जाते हैं और इन लोग के ऊपर फाइन लगा देते हैं। तो बिना लेट किए हम और अरमान दोनों उतर गए यहाँ से। अब हम लोग जा रहे हैं पैदल जाने के बाद में आगे का एक रोड है, उसको रोड को क्रॉस करने के बाद में मुझे मिल जाएगा टोटो। और जब मैं रेलवे क्रॉसिंग के नीचे जा रहा था तो देखा ये सामने एक मॉल बना हुआ जो कि इंडिया एक्सपो के नाम से। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा मॉल है। और पता है इस मॉल का इनॉग्रेशन में कौन आए थे? आपके अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने आकर इस मॉल का इनॉग्रेशन किया था। और ये मेट्रो के नीचे बहुत सारा दुकान खुला हुआ है, जहाँ पे कैफ़े है, CCD है, मैकडोनल्ड्स है। और उसी बीच देखा कि एक आदमी को बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था, तो वो आग जलाए हुए था, उधर ताप रहा। फाइनली हमने रोड को पार कर लिया और एक टोटो आ रहा था। टोटो में हम लोग बैठ गए। उससे पहले पूछे कि भैया यथार्थ हॉस्पिटल जाओगे कि नहीं जाओगे, क्योंकि कुछ लोग नहीं जाते हैं, जो कॉलेज की साइड जाने वाले होते हैं वो हॉस्पिटल नहीं जाते हैं। तो ये खैर मान गए वहाँ जाने के लिए। और उसके बाद हम और अरमान दोनों आदमी इस टोटो में बैठ गए और बैठ के अपने हॉस्पिटल जाने लगे। पता है रास्ते में बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड होता है। भाई साहब, जहाँ पे ठंड के मौसम में लोग ब्लैंकेट से नहीं निकलते हैं, उस टाइम तक मुझे हॉस्पिटल पहुँचना होता है, क्योंकि 8 बजे मैं हॉस्पिटल पहुँच जाता हूँ। उसके लिए सुबह मुझे 6 बजे चलना होता है। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा रोजी रोटी है और जो ड्यूटी है उसको तो ईमानदारी के साथ में करना ही पड़ेगा, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, कैसा भी मौसम हो। अरे भाई, अरमान ने तो कुछ टोपी पहना ही नहीं है, इसको भी लगता है बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है।
ठंड के मारे ना सिकुड़ सा गया। देखिए ये इसको ठंड तो देखो, इसको देखिए मैंने भी अपना टोपी खोल दिया कि देखते हैं कितना ज़्यादा हवा लग रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा हवा लग रहा था, क्योंकि हम तो एक टोटो में थे और टोटो काफ़ी ज़्यादा स्पीड चला रहा था, क्योंकि रोड बहुत। अब तो बस ऐसा ही लग रहा था कि मेरा हॉस्पिटल जल्दी से आ जाए और मैं टोटे से उतरूँ और हॉस्पिटल में चला जाऊँ, ताकि वहाँ पे ठंड ना लगे। बट अभी तो मतलब नवंबर ही चल रहा है, नवंबर में इतना ठंड है तो पता नहीं दिसंबर और जनवरी में कितना ज़्यादा ठंड हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगा ऐसा लगता है मुझे। और लग रहा है कि मैं अपना हॉस्पिटल पहुंच गया हूं। ये सामने वाला मेरा हॉस्पिटल है और हम दोनों अब टोटो से उतर के उसको पेमेंट कर दिया हूं मैं, और हम लोग अपने हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं। हॉस्पिटल की तरफ देखे तो बहुत सारे लोग अपने अपने ड्यूटी पे आ रहे थे और सारे डिपार्टमेंट के लोग थे, नर्सिंग थे, एडमिन वाले लोग थे, टेक्नीशियन थे, सबको अपना अपना ड्यूटी पे आ रहा था। पता है एक बात, आप चाहे डॉक्टर भी हो, अगर ठंड का मौसम है, अगर आपकी ड्यूटी या फिर सर्जरी मॉर्निंग में शुरू होती है तो आपको भी टाइम से ही आना पड़ेगा। तो हॉस्पिटल में काम करना उतना आसान नहीं होता जितना लोग समझते हैं, क्योंकि टाइमली और पंक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप किसी भी जगह पे काम करो, स्पेशली आप हेल्थ केयर वर्कर हो। तो फाइनली मैं अपने फ्लोर पे पहुंच चुका हूं ओटी में, और ये हमारे दोस्त लोग भी आ चुके हैं यहाँ पे। कुछ लोग नाइट ड्यूटी वाली थे तो उन्होंने भी आ रखा है, और कुछ लोग तो ड्रेस भी चेंज कर लिए थे। और ये ड्रेस मैं लेकर के आया हूँ। मैं मिला हूँ मनीष से, मुस्तकीम मेरा भाई जो कोने में बैठा हुआ है। ये काफ़ी अच्छा इंसान है, मेहनती इंसान है। और अब मैं जा रहा हूँ ड्रेस चेंज करने के लिए। तो फाइनली गाइस मैं ड्रेस चेंज कर लिया हूँ और मैं ओटी के रंग में रंग चुका हूँ। अब थोड़ा दूर चल के देखा तो विशाल भाई अपने केस की तैयारी में लगे हुए हैं। इनका एक न्यूरो का केस था। और गैस मैं बता दूं, केस से पहले ओटी बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज करना पड़ता है, सारी चीज़ें अवेलेबल करवानी पड़ती है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स। फिर सोचा कि चलो मैं नेक्स्ट शेड्यूल वाले पेशेंट को बुला लेता हूँ, क्योंकि अगर पेशेंट ही टाइम से नहीं आएगा तो सर्जरी टाइम से तो शुरू हो ही नहीं पाएगी। तो मैं चला गया हूँ फ़ोन करने के लिए अपने वार्ड में और वार्ड वाले पार्ट से पेशेंट को बुलाने के लिए, ताकि पेशेंट टाइम से आ जाए और टाइम से पहुंचे रिकवरी में। उसके बाद फिर उसका हैंडओवर हो, उसके बाद में सारी चीज़ें अच्छे से चलने लगे। और उसके बाद हमारा एक ओटी है सेकेंड फ्लोर पे, तो सोचूंगा चलो वहाँ का भी हाल देख लेते हैं, वहाँ पे कैसा चल रहा है। सारी चीज़ें अच्छे से चलना चाहिए, स्मूथ चलना चाहिए, हमारे स्टाफ को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और सर्जन को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना सारा काम करने के बाद में अब थोड़ा सा फील हुआ कि थोड़ा सा टायर्डनेस जैसा महसूस हुआ, तो मैंने सोचा कि चलो अब चाय पीते हैं। तो मैंने चाय भी मंगवा ली और हम और विवेक अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं। अब बैठने के बाद में अब सोचे चलो चाय का मज़ा ले लेते हैं थोड़ा। तो सोचे कि अकेले कैसे पियेंगे, तो हमने विवेक को बोला चल भाई दोनों भाई साथ में पी लेते हैं चाय। और हम दोनों चाय पीने लग गए। पता है अगर कहीं भी आप काम कर रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा टायर्ड महसूस हो गया तो एक चाय मिल जाता है तो ऐसा लगता है कि मानो कि बस आप सो करके उठे और फुल एनर्जी के साथ में फिर दोबारा आप काम कर सकते हो। तो गाइस आप कभी भी वर्किंग हो और कहीं पे भी मतलब थोड़ा सा टायर्डनेस में फिर लेजीपन जैसा महसूस हो रहा हो तो आप घबराएं नहीं, काम को ना रोकें, आप एक थोड़ा सा ब्रेक लें। ब्रेक लेने के बाद में चाय पिएँ, चाय पीने के बाद में थोड़ा सा कुछ लोगों से बातचीत करें तो आपका टायर्डनेस दूर हो जाएगा और काम करने में मज़ा आएगा। ये जो समोसा आपको दिख रहा है ना, ये आम समोसा नहीं है, ये ओटी वालों के लिए, हमारे लिए मतलब समझ लो कि बकौती है। कुछ भी हो जाए समोसा ही आएगा। तो गाइस आज बर्थडे है हमारा दोस्त विवेक का, तो विवेक ने भी हर बार के भांति इस बार भी समोसा का ऑर्डर दे दिया और उसने 80 समोसे मंगाए ताकि सारे लोगों को अच्छे से मिल सके, कोई भी लोग भूखा ना रह सके और बिना समोसा खाए नहीं रह सके। दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि जब कभी भी समोसा आता है यहाँ पे तो सारे लोगों को मिलता है, क्योंकि सारे लोगों को मिलना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि सब तो उम्मीद में होता है, सबको पता भी होता है समोसा आ गया और समोसे की खुशबू से, और जो लोग केस में होते हैं उसके लिए समोसा रख दिया जाता है ताकि वो जब केस से फ्री हो तो समोसा का मजा ले सके और समोसा खा सके। नहीं तो फिर बवाल रखा हुआ है कि मेरा समोसा है कहाँ, मुझे क्यों नहीं मिला। तो उसी बीच मैं भी पहुंचा था और मुझे भी एक समोसा मिला, तो मैंने सोचा कि लाल चटनी के साथ में हरी चटनी भी ट्राई किया जाए, क्योंकि हरी चटनी थोड़ा सा पुदीना वगैरह दे के बनाता है तो ज़्यादा अच्छा होता है और खाने में मज़ा आता है मिला करके। एक सोफ़ा तो समोसे की वजह से ही गंदा हो गया और मैं समोसा खा रहा हूँ खड़ा होकर के, बैठने का जगह नहीं था, जो जगह भी था वो सोफ़ा पे समोसा निकल रहा था तो वो हो गया गंदा। अब हमारे बॉस आ गए प्रकाश सर ने भी एक समोसा खाया। फिर मुझे जिम्मेदारी मिला मिठाई बांटने का, तो मैं एक डब्बा लेकर के पहुंच गया हूं अपने स्टाफ लॉन्ज में, जहां पे सारे लोग स्टाफ समोसा खा रहे थे।
मिठाई देखते के साथ में सारे लोग लूट पड़े और 1 2 3 4 जिसको जैसे मन किया वैसे खाने लगे। मिठाई बहुत ज़्यादा कम था तो मैंने बोला कि भाई सबको मिठाई होनी चाहिए। तो कुछ लोग जो समझदार थे उन्होंने एक एक मिठाई ही लिया और लास्ट में पता चला कि भाई मुझे ही मिठाई नहीं मिली। तो फिर मैं जो मुझे दिया था बांटने के लिए उसको मैंने जाके बोला और मुझे एक मिठाई कहीं और से अरेंज करवा करके दिया गया। और ये मुनिंदर भाई समोसा के बहुत ही माहिर आदमी है, कैसा भी समोसा हो खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर बर्थडे बॉय का केक भी कटिंग हो गया था और ये विवेक भाई केक सबको खिला रहे हैं अपने बर्थडे के खुशी में। ये विवेक का केक देख सकते हैं आप। तो मैंने भी बोला चलो भाई मैं भी विवेक भाई को अपना एक केक खिला देता हूँ और मैं भी चला गया विवेक को केक खिलाने के लिए। केक खिलाने के बाद में उसने भी मुझे केक खिलाया। केक काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था, मज़ा आया और आज तो लग रहा था लॉटरी ही लग गया। और समोसा फिर मिठाई फिर केक, वाह ज़िंदगी। उसके बाद फिर लगे हाथ सोचे खाना भी खा लेते हैं, फिर बाद में टाइम मिले कि नहीं मिले। तो हम दोनों भाई खाना लेकर के बैठ गए, जो कि हम अपने घर से खाना ले करके आए थे। और खाना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था, खाने में तो मज़ा आ गया। और वो जो सारे लोग थे सब ने भी बोला चलो भाई तो आप लोग भी खाना खा लो, फिर बाद में पता नहीं कोई केस आ गया तो खाना खा ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जब केस आता है दोस्तों, जब काम होता है तो खाना पीना कुछ भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ हम लोग काम पे फोकस करते हैं क्योंकि काम ज़्यादा ज़रूरी होता है खाने से। लंच करने के बाद मैं फिर चला जा रहा हूँ नीचे की ओटी देखने के लिए, अब क्योंकि अब निकलने का टाइम हो रहा था। तो और फाइनली मैं पंच आउट कर चुका हूँ, मैं हॉस्पिटल से निकल चुका हूँ गाइस। तो एक हॉस्पिटल से निकलने के बाद में एक अलग सी मुस्कान होती है फेसेस पे, क्योंकि घर जाने का खुशी। और मुझे मिल गया टोटो फिर से और मैं ये ग्रेटर नोएडा की रोड से टोटो से जा रहा हूँ। ये देख सकते हैं इसका व्यू कितना खूबसूरत है, दोनों तरफ पेड़ लगा हुआ है और पेड़ बिल्कुल हरा भरा है। और उसके बाद मैं उतर गया हूँ एक कॉर्नर पे, जहाँ से मुझे हाईवे की तरफ जाना होता है। वहाँ से चलने के बाद में हम हाईवे का एक स्टॉपेज है वहाँ पे रुक जाते हैं गाइस। तो मैं बता दूं क्योंकि मैं बस से कभी भी नहीं जाता हूँ रोडवेज़ का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो हम लोग कैब को हाथ देते हैं, यहाँ पे जितने भी सारे गाड़ी आते हैं सबको हाथ देते हैं। हाँ कभी कभी मिल जाता है। उसी तरीके से उस दिन भी मुझे एक इनोवा गाड़ी मिल गया था, उम्मीद नहीं था लेकिन मिल गया था, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और ये भैया दिल्ली जा रहे थे, तो ये दिल्ली जाने वाले गाड़ी में बैठते हैं तो वो मुझे महामाया जो डीएनडी का ओवर ब्रिज है उसके नीचे उतार देता है। उतार तो तब देगा जब ये गाड़ी आगे बढ़ेगी। ये भाई साहब अपना पूरा गाड़ी फुल करने के चक्कर में रुके हुए हैं। और ड्राइवर साहब थोड़ा गाड़ी बढ़ा ले भाई, कब तक यहाँ पे रुके रहेगा। तो ये लगता है बोलने के बाद में गाड़ी खोल दिया है, मेरा बात मान लिया है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना ज़्यादा भीड़ होता है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों को यहीं से गाड़ी लेना होता है जो दिल्ली और नोएडा और फरीदाबाद के लिए जाना होता है। तो ये एक जगह एक हब है एक्चुअली, जहाँ से लोग अपने अपने घर की तरफ में जाते हैं। और फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ डीएनडी के ओवर ब्रिज के नीचे और ये यहाँ पे गाड़ी रोक देंगे। यहाँ से पैदल चला हूँ मैं, चल करके पहुँच गया हूँ कहाँ पे, अब ओखला बर्ड सेंचुरी का मेट्रो स्टेशन। ये मेट्रो स्टेशन के बाहर का व्यू है। यहाँ भी बहुत सारे लोग खड़े हैं, यहाँ भी एक ऑफिस के जैसा होता है और ये लोग अपने अपने घर की तरफ जाने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं हर कोई थोड़ा सा थका हुआ भी है, हर किसी के चेहरे पे खुशी भी है। थका हुआ इसलिए है क्योंकि उन्होंने दिन भर काम किया, और खुशी इसलिए है क्योंकि उन्हें अब घर जाना है, अपने लोगों से मिलना है, अपना घर जाना है जहाँ पे उनको सुकून मिलता है, जहाँ पे कोई कुछ बोलने वाला नहीं होता है। घर में माँ बाप होते हैं तो वो उनसे मिलने की खुशी होती है। और ये देख रहे हैं ये आगे से जाने का रास्ता है और मैं पहुंच गया हूँ मेट्रो स्टेशन। और ये एक तरफ से आ गई मेट्रो और ये मेरी मेट्रो भी आ गई गाइस। तो मैं नंबर में लग गया हूँ ताकि मेरी मेट्रो छूटे ना, धक्का मुक्की ना हो। तो गाइस आप जैसा देख सकते हैं ये मेट्रो अब रुकने ही वाली है और उसके बाद में मैं चला जाऊँगा अंदर। तो गाइस आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं ये हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा, और प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें क्योंकि आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग अच्छे से रहें, खुश रहें, हेल्दी रहें और सबके साथ रहें।